नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूएस स्टडी 76 पर। तो क्लास अपनी चल रही थी हिस्ट्री की, और हिस्ट्री में आप लोगों की फ़र्स्ट क्लास हो चुकी थी और आज सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने बताया था कि इतिहास के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी थी और बताया था इतिहास को कितने पार्टों में डिवाइड किया है। तो इतिहास को मेजर 3 पार्ट में डिवाइड किया था, एक तो प्राचीन भारत और एक मध्यकालीन भारत और एक आधुनिक भारत, यानी कि एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया। ठीक है, तो इसको 3 पार्टों में डिवाइड किया था। फिर एंशिएंट इंडिया को भी डिवाइड किया था पार्टों में। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, फिर प्रागैतिहासिक काल को भी डिवाइड किया था। ठीक है, पाषाण काल, पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल इसमें। तो ये क्लास आप लोगों ने अगर नहीं देखी तो देख लेना और फर्स्ट क्लास को। और आज बात करते हैं क्लास सेकंड की। तो आज आप लोगों की क्लास सेकंड होगी। तो क्या चल रहा था अपना इतिहास। इतिहास में थी क्लास सेकंड। इतिहास में क्लास सेकंड थी। तो पिछली क्लास में हमने ये सब बता दिए थे। तो आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं प्रागैतिहासिक काल। आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल यानी कि प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रागैतिहासिक काल। इसके बाद में प्रागैतिहासिक काल में ही बात करेंगे हम पाषाण काल की। प्रागैतिहासिक काल में ही हम बात करेंगे पाषाण काल की। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल में ही बात करेंगे पाषाण युग की या पाषाण काल की, स्टोन एज की। ठीक है, तो क्या किसकी बात करेंगे? स्टोन एज की, यानी कि यहाँ पर युग कर लीजिए, पाषाण काल की जगह पर युग कर लीजिए, यानी कि स्टोन एज की बात करेंगे। ठीक है, पाषाण युग की बात करेंगे और पाषाण युग में बात करेंगे पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, इसकी बात करेंगे। तो इसमें बात करेंगे स्टोन एज की। स्टोन एज में अब हम इसको बात करते हैं फर्स्ट पार्ट में, यानी कि पुरापाषाण काल। अब बात करेंगे यहाँ पर पुरापाषाण काल की, यानी कि पैलियोलिथिक पीरियड की। ठीक है, पुरापाषाण काल। अच्छा, अब ये पुरापाषाण काल कब से कब तक का माना जाता है? तो ये माना जाता है पुरापाषाण काल 5 लाख बीसी से लेके 8000 बीसी तक। तो पुरापाषाण काल कब से कब तक का माना जाता है? 5 लाख बीसी से लेके 8000 बीसी तक का माना जाता है पुरापाषाण काल। तो प्रागैतिहासिक काल में पाषाण युग की बात करते हैं, पाषाण युग में पुरापाषाण काल के बारे में बात करते हैं। अब हम बात करेंगे पाषाण काल के समय में जो सभ्यताएं थीं वो किस तरह से अपना जीवन यापन करती थी, क्या खाती थी, कहाँ पर रहती थी, किस तरीके से उन्होंने क्या क्या नए नए इन्वेंशन किए, क्या क्या उन्होंने खोजे की। तो इस पर बात करेंगे। तो यहाँ पर इस पर बात करेंगे यहाँ पर। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ पर। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा कि आग का आविष्कार कब हुआ था। तो आग का आविष्कार जो हुआ था वो पुरापाषाण काल में ही हुआ था। पुरापाषाण काल के जो मानव थे उन्हीं के द्वारा आग का आविष्कार किया गया था। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, आग का आविष्कार। क्वेश्चन बनता है कि आग का आविष्कार कब किया गया था, किस काल में किया गया था, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल या नवपाषाण काल। इस तरीके से आप लोगों को ऑप्शन दिए जाएंगे, तो उसमें आपको टिक करना होगा पुरापाषाण काल। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इन्वेंशन ऑफ फायर, यानी कि आग का आविष्कार। तो पुरापाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। अब सेकंड बात करते हैं कि ये लोग जो थे वो इस काल के जो मानव थे या मनुष्य थे, ठीक है, तो वो कहाँ पर रहते थे, क्या करते थे, मतलब अपनी जीविका चलाने के लिए क्या क्या करते थे। तो ये लोग क्या होते थे, शिकारी होते थे, यानी कि हंटिंग करते थे अपने जीवन यापन के लिए। क्या होते थे, शिकारी। ये लोग क्या होते थे, शिकारी होते थे अपने जीवन यापन के लिए। ये लोग शिकार करते थे, आर्कटेक्ट करते थे। ठीक है, उसके बाद में इन लोगों का और क्या काम था, ये लोग भोजन संग्रहण पर आश्रित थे। शिकार करते थे और उसके बाद ये लोग क्या थे, भोजन संग्रहण पर आश्रित थे, यानी कि फूड गैदरिंग। शिकारी थे और भोजन संग्रहण पर आश्रित थे। भोजन संग्रहण पर आश्रित थे।
भोजन संग्रह पर आश्रित थे, हंटिंग करते थे और फूड गैदरिंग करते थे, भोजन संग्रह पर आश्रित थे। अब बात करते हैं ये लोग कहाँ पर रहते थे, किस तरीके से रहते थे। तो ये लोग कहाँ पर रहते थे, ये लोग केव वगैरह या गुफाओं में रहते थे। कहाँ पर रहते थे, गुफा में। कहाँ पर, केव, गुफा आश्रय, गुफा आश्रय पर आधारित थे। ठीक है, यानी कि कहाँ पर रहते थे ये लोग, गुफा आश्रय में रहते थे। गुफा वगैरह में ये लोग रहते थे। और इस काल में पत्थरों के कौन कौन से औजार थे, मतलब यहाँ पर पूरा पाषाण काल की बात चल रही है। तो इस काल में ये लोग अपने हंटिंग करने के लिए और भी अपने जंगली जानवरों से बचाव करने के लिए ये लोग क्या करते थे, किस तरीके के औजारों का यूज करते थे, पत्थरों के औजारों का यूज करते थे। तो वो पत्थरों के औजार क्या कहलाते थे और कैसे होते थे, उन पर बात करते हैं। किस तरीके के औजारों का यूज करते थे ये लोग, पत्थरों के औजारों का। इनके पास किस तरीके के औजार थे उस टाइम पर, पत्थरों के औजार थे। और पत्थरों के जो औजार थे उनके क्या क्या नाम थे उस पर बात करते हैं, उनका क्या क्या नाम था। एक तो था हैंड एक्स, एक था हैंड एक्स और एक था क्लीवर्स और एक था स्क्रैपर्स। इनके इंग्लिश और हिंदी में यही नाम है, क्लीवर्स और स्क्रैपर्स। तो पत्थरों के जो औजार थे उनके क्या क्या नाम थे इन लोगों के, एक तो हैंड एक्स और क्लीवर्स और स्क्रैपर्स। तो हिंदी और इंग्लिश में इनके यही नाम है। तो क्या था, पूरा पाषाण काल के जो मानव थे उन लोगों के द्वारा ही आग का आविष्कार किया गया था। ठीक है, यानी कि इससे पहले की जो भी थे लोग वो आग के बारे में नहीं जानते थे, इन लोगों के द्वारा ही आग का आविष्कार किया गया था। ये क्या करते थे, किस पर आधारित थे, ये हंटिंग करते थे और भोजन संग्रहण पर आश्रित थे, फूड गैदरिंग पर। और ये कहाँ किस तरीके से रहते थे, ये लोग गुफाओं में रहा करते थे। उसके बाद में इनके पास किस टाइप के औजार हुआ करते थे, इन लोगों के पास पत्थरों के औजार हुआ करते थे। और पत्थरों के औजार जो थे उनके क्या क्या नाम थे, हैंडेक्स, क्लीवर्स और स्क्रैपर्स। तो इस तरीके से यहाँ पर हो जाएंगे। यहाँ पर अब बात करते हैं पुरा पाषाण काल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, एविडेंस। पुरा पाषाण काल के एविडेंस देख लेते हैं कहाँ कहाँ से मिले हैं। यहाँ पर पुरा पाषाण काल के एविडेंस, साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिले हैं पुरा पाषाण काल के। एक तो मिला है बेलन नदी घाटी के पास से। कहाँ से मिला है, बेलन रिवर, बेले यानी कि बेलन नदी घाटी, और रोहन नदी घाटी और नर्मदा नदी घाटी। कहाँ कहाँ से मिले हैं इसके साक्ष्य, बेलन नदी घाटी और रोहन नदी घाटी और नर्मदा नदी घाटी। बेलन नदी घाटी, रोहन नदी, रोहन नहीं, सोहन होगा, सोहन नदी घाटी, समझ आना, सोहन नदी घाटी और नर्मदा नदी घाटी। क्या हो जाएगा, बेलन नदी घाटी, सोहन नदी घाटी और नर्मदा नदी घाटी। कहाँ कहाँ से एविडेंस मिले हैं, तो एक बार फिर से देखते हैं पूरा पाषाण काल में ये सारी जानकारियाँ और इसके एविडेंस कहाँ कहाँ से मिले। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि पूरा पाषाण काल के सच कहाँ से मिले हैं, अगर इन तीनों में से अगर कोई भी एक ऑप्शन में है तो आप उसको टिक कर सकते हैं। कहाँ से मिले हैं, बेलन नदी घाटी से मिले हैं और सोहन नदी घाटी से मिले हैं और नर्मदा नदी घाटी से मिले हैं। इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया पूरा पाषाण काल की बात। और इसी काल की एक केप पेंटिंग मिली है, यानी गुफा चित्रकारी मिली है। कहाँ से मिली है, भीमबेटका, मध्य प्रदेश से। इसी काल की एक पेंटिंग भी मिली थी, कहाँ से, केप पेंटिंग कहाँ से मिली थी, प्राप्त हुई थी, वो हुई थी हमको प्राप्त भीमबेटका गुफा से, मध्य प्रदेश से। ठीक है, तो इतना याद रखना। अब हम बात करते हैं आगे मध्य पाषाण काल की। ये तो हो गया पूरा पाषाण काल। अब बात करते हैं नंबर 2, मध्य पाषाण काल। अब हम बात करते हैं मेजियोलिथिक पीरियड की।
तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पूरा पाषाण काल 5 लाख बीसी से स्टार्ट होकर 8000 बीसी तक चला है और इस काल में आग का आविष्कार किया था, लेकिन इन लोगों को आग का उपयोग करने की कोई जानकारी नहीं थी कि उसका उपयोग किस तरीके से किया जाता था। और इस काल के लोग क्या होते थे, शिकारी होते थे और भोजन संकट पर पूरी तरह से आश्रित थे और इनका आश्रय क्या था, गुफाओं वगैरह में रहते थे। और जो इस काल में इन लोगों ने पत्थरों के औजार बनाए थे उनके क्या क्या नाम थे, हैंडेक्स, क्लीवर्स और स्क्रैपर्स। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं आगे मध्य पाषाण काल मेजोलिथिक पीरियड की। मेजोलिथिक पीरियड की बात करें तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर औजारों की। मेजोलिथिक पीरियड में अगर हम औजारों की बात करें, औजार इस काल में भी पत्थर के ही थे, लेकिन औजार कैसे थे, पूरा पाषाण काल की अपेक्षा छोटे हो गए थे। पूरा पाषाण काल की अपेक्षा कैसे हो गए थे, औजारों का आकार कैसा था, औजारों का आकार कैसा था, छोटा। किसकी अपेक्षा में, पूरा पाषाण काल की औजारों की अपेक्षा में यहाँ पर औजारों का आकार छोटा हो गया था, इसीलिए इनको माइक्रोलिथ कहा गया। इसीलिए क्या कहा गया, इन औजारों को क्या कहा गया, इन औजारों को माइक्रोलिथ कहा गया। क्या कहा गया, इसीलिए इन औजारों को क्या कहा गया, माइक्रोलिथ कहा गया। ठीक है, इसीलिए इन औजारों को क्या कहा गया, माइक्रोलिथ कहा गया। और इसी काल में, पूरा मध्य पाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत हुई। मध्य पाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत इसी काल में हुई। क्वेश्चन अगर आए पशुपालन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो मध्य पाषाण काल से पशुपालन की शुरुआत हुई थी। और इसके पशुपालन की शुरुआत जो हुई थी, इसके प्रथम साक्ष्य यानी कि फर्स्ट एविडेंस कहाँ से मिले थे, इसके जो प्रथम साक्ष्य थे वो कहाँ से मिले थे, इसके जो प्रथम साक्ष्य थे वो मिले थे एक तो मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से और एक मिले थे बागौड़ राजस्थान। प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले थे, यहाँ से आदमगढ़ यानी कि एमपी मध्य प्रदेश, और सेकंड साक्ष्य मिले थे, मतलब प्रथम साक्ष्य जो मिले थे वो 2 जगह से मिले थे, आदमगढ़ मध्य प्रदेश से और बागौड़ राजस्थान। तो कहाँ से मिले थे, पशुपालन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, मध्य पाषाण काल से। इसके प्रथम साक्ष्य कहाँ से हमको प्राप्त हुए थे, एक तो आदमगढ़ मध्य प्रदेश से, एक बागौड़ राजस्थान से। ठीक है, तो ये यहाँ तक आप लोगों का हो गया। तो पशुपालन किए जाने के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, आदमगढ़ और बागौड़ से। तो ये इतना याद रहेगा आप लोगों को। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा। और इसी काल में, यहाँ पर देखिए, इसी काल में मानव कंकाल के प्रथम साक्ष्य मिले थे। इसी काल में क्या मिला था, मानव कंकाल के, इसी काल में मानव कंकाल के फर्स्ट एविडेंस मिला था, या प्रथम साक्ष्य। इसी काल में मानव कंकाल का प्रथम साक्ष्य मिला था। प्रथम साक्ष्य ये कहाँ से मिला था, ये प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला था, सराय नाहर नामक स्थान से, उत्तर प्रदेश के सराय नाहर नामक स्थान से। कहाँ से, यूपी से, उत्तर प्रदेश से। सराय नाहर नामक स्थान से उत्तर प्रदेश में, यहाँ से प्रथम साक्ष्य हमको मिले थे, किसके, मानव कंकाल के। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देखिएगा कि प्रागैतिहासिक काल में हमने स्टार्ट की पूरा पाषाण युग की, यानी कि स्टोन एज की। उसमें हमने बात की पूरा पाषाण काल, यानी कि जो 5 लाख बीसी से लेकर 8000 बीसी तक चला। तो इस काल में मनुष्य ने आग का आविष्कार तो किया, लेकिन उन्होंने आग का उपयोग कहाँ पर कैसे किया जाता था इसकी कोई उनके पास जानकारी नहीं थी। नंबर 2, वो किस पर आधारित थे, वो अपना हंटिंग करते थे इस काल के लोग, और वो भोजन संग्रह पर आश्रित थे और गुफाओं वगैरह में रहते थे, गुफा आश्रय में रहते थे। और इस काल के पत्थरों के औजारों के क्या नाम थे, हैंडेक्स, क्लीवर्स और स्क्रैपर्स।
सेकंड बात करते हैं मध्य पाषाण काल की। मध्य पाषाण काल में औजारों को जो आकार था वो आकार छोटा हो गया किसकी अपेक्षा में, पुरा पाषाण काल की अपेक्षा में, इसीलिए इन औजारों को माइक्रोलिथ कहा गया। इन औजारों को क्या कहा गया, माइक्रोलिथ। और मध्य पाषाण काल में ही पशुपालन की शुरुआत हुई। पशुपालन की शुरुआत कब हुई, मध्य पाषाण काल की। और इसके प्रथम साक्ष्य हमको कहाँ से मिलते हैं पशुपालन की शुरुआत के, एक तो आदमगढ़ मध्य प्रदेश से, एक बागौर राजस्थान से। इसी काल में मानव कंकाल के प्रथम साक्ष्य मिले हैं, मानव कंकाल के भी साक्ष्य मिले हैं इसी मध्य पाषाण काल में। इसके प्रथम साक्ष्य हमको कहाँ से मिले, सराय नहर उत्तर प्रदेश से। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। अब बात करते हैं आगे हम नियोलिथिक पीरियड या नव पाषाण काल की। नियोलिथिक पीरियड या नव पाषाण काल की। तो इसको यहाँ से रफ करते हैं, फिर बात करते हैं नियोलिथिक पीरियड की। हाँ, और ये काल कब से कब तक चला था, ये चला था 8000 BC से लेकर 4000 BC तक। 8000 BC से लेकर 4000 BC तक। अब हम बात करते हैं नंबर थर्ड, नव पाषाण काल। किसकी, नव पाषाण काल या नव पाषाण काल या नियोलिथिक पीरियड की। ये कब से चला था, 4000 BC से लेकर 2500 BC तक। 4000 BC से लेकर 2500 BC तक इसका काल रहा था, नव पाषाण काल का। ठीक है, तो इसमें बात करते हैं क्या हुआ था। तो नव पाषाण काल में ही सबसे पहले हमको किसके, कृषि के साक्ष्य मिले थे। यानी कि मनुष्य ने कृषि की शुरुआत की थी किसमें, नव पाषाण काल में। यानी कि यहाँ पर कृषि की शुरुआत कहाँ से हुई थी, नव पाषाण काल। कृषि की शुरुआत कहाँ से हुई थी, नव पाषाण काल से। और इसके प्रथम साक्ष्य हमको कहाँ से मिले थे, इसके प्रथम साक्ष्य हमको कहाँ से मिले थे, इसके प्रथम साक्ष्य हमको मिले थे मेहरगढ़। ठीक है, मेहरगढ़ से। इसके प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले थे, मेहरगढ़, बलूचिस्तान और पाकिस्तान से। ठीक है, इसके प्रथम साक्ष्य हमको कहाँ से मिले थे कृषि की शुरुआत के, मेहरगढ़, बलूचिस्तान और पाकिस्तान। तो नव पाषाण काल में कृषि की शुरुआत कब हुई, नव पाषाण काल में। इसके प्रथम साक्ष्य हमको कहाँ कहाँ से मिले, मेहरगढ़ और बलूचिस्तान और पाकिस्तान से। ठीक है, और किसके साक्ष्य मिले थे उस टाइम पर, यहाँ पर हमको साक्ष्य मिले थे जौ गेहूँ। किसके किसके साक्ष्य मिले थे, जौ गेहूँ और कपास। जौ गेहूँ और कपास के साक्ष्य मिले थे हमको कहाँ से, मेहरगढ़, बलूचिस्तान और पाकिस्तान से। ठीक है, पाकिस्तान से ये साक्ष्य हमको मिले थे। और बात करते हैं कि हम यहाँ पर और चावल की खेती के प्रथम साक्ष्य हमको कहाँ से मिले थे। ठीक है, चावल की कृषि के या धान की कृषि के प्रथम साक्ष्य हमको कहाँ से मिले थे, तो कहाँ से मिले थे चावल की कृषि के प्रथम साक्ष्य, चावल की कृषि के प्रथम साक्ष्य हमको मिले थे कोल्ली हवा, प्रयागराज और उत्तर प्रदेश। कहाँ कहाँ से मिले थे चावल की कृषि के प्रथम साक्ष्य, कोल्ली हवा, प्रयागराज और, ठीक है, प्रयागराज यानी कि जो उत्तर प्रदेश में, कोल्ली हवा और प्रयागराज उत्तर प्रदेश से मिले थे। ठीक है, तो अगर प्रयागराज ना दिया हो तो उत्तर प्रदेश वहाँ पर आप टिक कर सकते हो इस तरीके से, कोल्ली हवा और उत्तर प्रदेश। चावल की कृषि के प्रथम साक्ष्य कोल्ली हवा और उत्तर प्रदेश से मिले थे। अब इसी काल में पहिए का आविष्कार भी हुआ था।
पहिए का आविष्कार इसी काल में हुआ था। ठीक है, पहिए का भी आविष्कार इसी काल में हुआ था। और यहाँ पर इसको हटा देते हैं। पहिए का आविष्कार कब हुआ था? नवपाषाण काल में। कृषि की शुरुआत कहाँ से हुई? नवपाषाण काल से। प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले इसके हमको? मेहरगढ़, बलूचिस्तान, पाकिस्तान। साक्ष्य कौन कौन से मिले थे? जौ, गेहूँ और कपास के। चावल की कृषि के प्रथम साक्ष्य हमको कहाँ से मिले? कोल्लिहवा और प्रयागराज, उत्तर प्रदेश से। इसी काल में पहिए का आविष्कार भी हुआ था। और इसी काल में एक चीज़ और भी मिली है हमको। क्या मिली है? जम्मू कश्मीर के बुरजहोम और गुफर काल से। बुरजहोम, जम्मू कश्मीर के बुरजहोम और गुफर काल कहाँ से? जम्मू एंड कश्मीर से बुरजहोम और गुफर काल। ठीक है, जम्मू कश्मीर के बुरजहोम और गुफ कराल से। गुफ कराल, बुरजहोम और गुफ कराल से, जम्मू कश्मीर से हमको क्या मिले हैं? मानव की कब्र से क्या मिला हमको? ग्रेव यानी कब्र। मानव की अस्थियों के साथ कुत्ते की भी अस्थियां मिली है। क्या मिली है हमको? सॉरी, मानव की अस्थियों के साथ हमें कुत्ते की भी अस्थियां मिली हैं। कब्र से क्या मिली हैं? मानव अस्थियों के साथ कुत्ते की अस्थियां मिली हैं। मानव अस्थियों के साथ कुत्ते की अस्थियां भी मिली हैं। और इनके द्वारा पहली खोजी की धातु कौन सी थी? पहली खोजी धातु कौन सी थी इनकी? कौन सी थी इनकी पहली खोजी धातु? कॉपर यानी कि तांबा। ठीक है, कॉपर यानी कि तांबा। अब हम बात कर लेते हैं नवपाषाण काल में क्या क्या हमको इम्पोर्टेंट है। सर्वप्रथम कृषि की शुरुआत नवपाषाण काल से। इसके प्रथम साक्ष्य हमको मेहरगढ़, बलूचिस्तान और पाकिस्तान से मिले हैं। और किस किस के मिले हैं? जौ, गेहूँ, कपास। सेकंड, चावल की कृषि के हमको प्रथम साक्ष्य नवपाषाण काल से मिले। साक्ष्य किस जगह से मिले? कोल्लिहवा, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश से। इसी काल में पहिए का आविष्कार। और बुरजहोम और गुफ कराल यानी कि जम्मू कश्मीर के स्थान नामक स्थान से एक कब्र मिली है जो मानव अस्थियों के साथ कुत्ते की अस्थियां भी दफनाई गई थी उसमें। ये याद रखना। और इनके द्वारा पहली खोजी धातु कौन सी थी? तांबा। तो इतना आप लोगों को ये याद रखना है। यहाँ पर इतना ये यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी धातु युग की, मेटल युग की। फिर उसके बाद में आगे बात करेंगे। धातु युग या मेटल युग की बात कर लेते हैं थोड़ी। इसी में बात कर लेते हैं धातु युग या मेटल पीरियड। बात करते हैं धातु युग की। ठीक है, मेटल एज की। प्रागैतिहासिक काल में ही अब हम बात कर लेते हैं मेटल एज की। किसकी? मेटल एज की, धातु युग की। तो इसके धातु युग में क्या है? 3 पार्ट हैं आपके। एक तो हो जाएगा यहाँ पर 3 पार्ट हैं। एक तो आपका हो जाएगा तांबा युग, और एक आपका हो जाएगा यहाँ पर कांस्य युग, एक हो जाएगा आपका लौह युग। एक आपका हो जाएगा लौह युग। तांबा युग, कांस्य युग और लौह युग, ये आपके 3 युग हो जाएंगे। अच्छा, ताम्र युग या तांबा युग ये जो है ये कब से कब तक का रहा था? तो ये लोग आप लोगों का रहा था 3000 BC से लेकर, ये रहा था 3000 BC से लेकर 2000 BC तक। तांबा युग आपका रहा था 3000 BC से लेकर 2000 BC तक। लौह युग रहा था 25
100 BC से लेकर 1750 BC तक, ठीक है। 2500 BC से लेकर 1750 BC तक। और लौह युग रहा था 1000 BC से लेकर ऑनवर्ड्स, 1000 BC से लेकर ऑनवर्ड, यानी कि 1000 BC से लेकर अब तक और आगे भी। तो इसके साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं उपयोग करने के? गंगा यमुना दोआब क्षेत्र से। कहाँ से? गंगा यमुना दोआब क्षेत्र से। गंगा यमुना दोआब क्षेत्र से इसके हमको साक्ष्य मिलते हैं ताम्रयुग के। और उसके बाद में बात करते हैं, तो यहीं पर तांबे का उपयोग करना शुरुआत किया गया था गंगा यमुना दोआब क्षेत्र से। और क्या क्या हमें तांबे के मिली थी? कुल्हाड़ी, भाले वगैरह उस टाइम पर हमको यहाँ पर तांबे के बने हुए मिले थे। इसका सबसे ज़्यादा सर्वाधिक उपयोग इस्तेमाल कब किया गया था? किन लोगों ने किया था? तो सिंधु के लोगों ने सर्वाधिक उपयोग किया था इसका। तांबे का सर्वाधिक उपयोग या इस्तेमाल सिंधु लोगों ने, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कांस्य युग की। अच्छा, कांस्य युग को ही सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, ठीक है, ये याद रखना। कांस्य युग को ही सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे इसको डिटेल से, तब और मज़ा आएगा सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ने में, ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ था? मोहनजोदड़ो से नृत्य करती हुई एक बालिका की मूर्ति मिली थी। मोहनजोदड़ो पढ़ेंगे तब आगे सब स्थानों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। मोहनजोदड़ो से क्या मिला था? नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति, नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति मिली थी। सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं जिसको, यहीं से। और यहाँ पर लोहे की खोज कब हुई थी? सबसे पहले 1000 BC में इसकी खोज हुई थी। 1000 BC में इसके फर्स्ट एविडेंस मिलते हैं। इसके फर्स्ट एविडेंस कहाँ से मिलते हैं? एटा के अतरंजी खेड़ा से। 1000 BC में इसके फर्स्ट एविडेंस मिलते हैं एटा के अतरंजी खेड़ा। कहाँ? एटा के अतरंजी खेड़ा से इसकी खोज 1000 BC में हुई थी, ठीक है। और इसके फर्स्ट एविडेंस मिलते हैं अतरंजी खेड़ा एटा से, ठीक है। भारत में सबसे पहले इसके एविडेंस अतरंजी खेड़ा लोहे से मिलते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं कि इतना आप लोगों को धातु युग, कांस्य युग, लोह युग यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके कहाँ से साक्ष्य मिले? गंगा यमुना दोआब क्षेत्र से। इसका सर्वाधिक इस्तेमाल किन लोगों ने किया? सिंधु के लोगों ने किया। कांस्य युग को ही सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। और यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो नामक स्थान से नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति मिली थी। किसकी? कांस्य की। लौह युग में खोज 1000 BC में हुई भारत में। इसके फर्स्ट एविडेंस अतरंजी खेड़ा एटा से मिले। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया हो इतना। तो मिलते हैं अगली क्लास में, फिर सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे उसमें। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।